हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 3 यहाँ पर चल रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास पर बात की थी। आज के सेशन में उसे आगे लेकर हम लोग चलेंगे। देखो, बहुत सारे कंपाउंड के हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर मासेस निकाले थे। ओके, देखो, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास किसे कहा जा रहा है? जितने एटम किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, उन सभी एटम के मासेस को अगर टोटल कर दिया जाए या उनका सम निकाल लिया जाए तो उसी को मॉलिक्यूलर मास कहा जा रहा है। अब मॉलिक्यूलर मास के बाद एक और टर्म आपके पास आती है जिसको कहा जाता है फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है ना? क्या कहा जाता है बच्चा? फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, अब ये सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान तो वो भी था पहले वाला, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास कह रहे थे। ये सूत्र इकाई द्रव्यमान है जो तो केमिकल फॉर्मूला जो होगा एक मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसी का द्रव्यमान। अब बोलेंगे मैम मॉलिक्यूलर मास में भी तो यही बोला था, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो हमने इतने कंपाउंड यहाँ पर बनाए, इन कंपाउंड्स में से जो आपके आयोनिक कंपाउंड है, क्या है बच्चे? आयोनिक कंपाउंड है। उन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान। देखो, मॉलिक्यूलर मास में मैंने कई आपको आयनिक कंपाउंड भी करवाए होंगे। ठीक है, तो जनरली सूत्र इकाई द्रव्यमान भी आप यूज करते हो और आपका आणविक द्रव्यमान भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका एक स्पेसिफिक टर्म आती है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, वो सूत्र इकाई द्रव्यमान होती है। ठीक है ना? तो सूत्र इकाई द्रव्यमान भी उसी प्रकार से, देखो, आंसर उतना ही आएगा, करना वैसे ही है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके एक अणु के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक टर्म सूत्र इकाई द्रव्यमान आपका यूज की जाती है। ठीक है ना? तो ऐसे यौगिक जिनका डिसोसिएशन होने पर आयन बनते हैं, उनके एक अणु के द्रव्यमान को सूत्र इकाई द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है ना? तो लिखिए, ऐसे कंपाउंड और ऐसे यौगिक ऐसे यौगिक जिनके वियोजन पर आयन बनते हैं, उनके एक अणु के द्रव्यमान को सूत्र इकाई द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, नोट करो। और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ द atomic masses of all the atoms in the formula unit of a compound, in the
फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। और द फॉर्मूला यूनिट, ऐसे लिखो, द टर्म फॉर्मूला यूनिट, is used for those substances or compounds, for those substances which are made up of ions, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट आपका ऐसे कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, ऐसे पदार्थों के लिए यूज किया जाता है जो पदार्थ आपके आयनों से मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपका सोडियम क्लोराइड बताया था आपको एक कंपाउंड, तो सोडियम क्लोराइड है तो आपका कंपाउंड, उसका भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा और उसके मॉलिक्यूलर मास को आप फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखो, कैलकुलेट आपने उसको मॉलिक्यूलर मास की श्रेणी में या उस कैटेगरी में किया था, लेकिन उसके लिए आप जो स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास, यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान आप उसका ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है वो आयन से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से आयन है यहाँ पर? Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ठीक है, इन आयन से मिलकर के बना हुआ, समझ रहे हैं। तो इसका जो हम मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं वो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास नहीं है, बल्कि क्या है? फॉर्मूला यूनिट मास है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, तो NaCl का मास 23 प्लस Cl का, Na का मास 23 प्लस Cl का 35.5, क्लियर। तो इस तरह से आप फॉर्मूला यूनिट मास निकाल लेंगे, ओके। तो कितना हो गया बताओ? 58.5। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास, यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो भाई। देखो, जो सिंपल कंपाउंड्स है जो जनरली आपका कोवलेंट बॉन्डिंग के कारण बने हुए हैं या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कारण बने हुए हैं आपका, जैसे कि मीथेन था आपका या फिर कार्बन डाइऑक्साइड था आपका, तो उनमें क्या हो रहा है? उनका डिसोसिएशन आयंस में नहीं होता है, वो कंपाउंड आपका आयनों से मिलकर के नहीं बने हुए हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड के लिए आप मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज करते हैं, उनके एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो उनका मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिकों के केस में, जिनका डिसोसिएशन होने पर आयंस बनते हैं और जो आयनों से मिलकर के बने हुए होते हैं, उन यौगिकों के लिए जो उनके अणु का द्रव्यमान होगा या जो भी उनका फॉर्मूला यूनिट है उसका टोटल मास होगा, उसको उनका फॉर्मूला यूनिट मास कहा जाएगा। समझ रहे हैं? सिंपल सी बात। अब ये NaCl का अगर हम मॉलिक्यूलर मास बोलते तब भी इतना ही आता, समझ रहे हो। लेकिन बस इतना याद रखना है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो इसके लिए हम टर्म कौन सी यूज करेंगे? सूत्र इकाई द्रव्यमान आपका यूज करेंगे, ओके। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, निकालने की विधि सेम है, आंसर दो। अगर आप मॉलिक्यूलर मास कह रहे हो तब भी उतना ही आंसर आएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान कह रहे हैं तब भी आंसर उतना ही आएगा। बस याद ये रखना है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान हम आयनिक यौगिकों के केस में यूज कर रहे हैं, क्लियर। चलिए नोट करिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने एक एग्जाम्पल लिया था Na2O का, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आपका क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है,
ठीक है। और इसके लिए जो ये मास आएगा, ये क्या आएगा, फॉर्मूला यूनिट मास आएगा। उन्हीं में से छांट लो जो आपने कर रखे हैं। ठीक है। और उसी के ठीक नीचे है MgCl2। ये भी आपका क्या है, आईसी है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है ना। तो इसके लिए भी ये क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास, FU मास में से लिखें। ठीक है। सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब ये मेथेनॉल है तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं है आपका। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका आयनिक यौगिक नहीं है। तो इनके केस में ये जो होगा, ये आपका मॉलिक्यूलर मास होगा, आणविक द्रव्यमान होगा। ठीक है। चलिए, और Na2C, अब इनमें से छांटो कौन कौन से होंगे बताओ। किस किस के लिए हम फॉर्मूला यूनिट मास का यूज करेंगे और किस किस के लिए, इसीलिए ये एक साथ करवा दिए गए थे। बताओ, क्या पहला कंपाउंड जो है सोडियम कार्बोनेट, ये आपका आयनिक कंपाउंड है? बोलो। यस है ये। ठीक है। इसमें भी आपका क्या है, Na पॉजिटिव और CO3 2 निगेटिव आता है। CO3 आपका एक अकेला क्या है, ग्रुप है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये फॉर्मूला यूनिट मास यहाँ पर हो गया। ओके। चलो, ये भी आपका क्या है, आयनिक है। Na पॉजिटिव में निकलेगा, NO3 निगेटिव में, ये पूरा एक ग्रुप निगेटिव में निकलेगा। तो ये आईसी है, यानी आयनिक कंपाउंड है। तो इसके लिए भी जो हमने ये मास की गणना की थी, इसको क्या कहा जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास कहा जाएगा। ओके। इसमें भी H पॉजिटिव और CO3 2 निगेटिव निकलेगा, तो आयनिक कंपाउंड के केस में हम इसको रख सकते हैं। एंड ये इसका फॉर्मूला यूनिट मास हो गया। ठीक है। लास्ट बताओ, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये भी आपका आयनिक कंपाउंड है, और ये हो गया फॉर्मूला यूनिट। ठीक है। इनमें से बताओ, ये स्वयं से करिए। चलिए, तो इस स्लाइड में आपको जो कंपाउंड दिख रहे हैं वो आपके ज्यादातर क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स यहाँ पर है। ठीक है। सबसे पहला है आपका यहाँ पर इथेनॉल, ये आपका कोवेलेंट है। बेंजीन कोवेलेंट है। यूरिया आपका कोवेलेंट है। ठीक है ना। ग्लूकोज कोवेलेंट है आपका। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आयनिक कंपाउंड नहीं है, और अमोनिया भी नहीं है, साथ ही सुक्रोज भी आपका आयनिक कंपाउंड नहीं। लास्ट बचता है आपका अमोनियम क्लोराइड। ये आप स्वयं से बताइए, इसका डिसोसिएशन होने पर, वियोजन होने पर क्या बनेगा, और क्या ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है या फिर आयनिक कंपाउंड है, बताओ। तो ये आपका आयनिक कंपाउंड की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो जो इसका मैंने होमवर्क में दिया था, तो जो आपने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया गया होगा, उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बल्कि क्या कहा जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास कहा जाएगा। ओके। आपने क्या किया होगा, नाइट्रोजन 14 + 4 + 35.5। ओके। ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में हमने यहाँ पर आज के सेशन में पढ़ा, और इसके कुछ और हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे। एग्जाम्पल है आपका जिंक ऑक्साइड ZnO, इसका क्या निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास, यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ जिंक Zn प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो, 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर फिर भी उतना ही आएगा। अगर आपको करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि जिंक का एक ही एटम है, एंड मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि ऑक्सीजन का भी आपका एक ही एटम है। ठीक है ना। तो जिंक का आता है आपका 65 एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन
1 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। जिंक का आता है आपको 65 प्लस ऑक्सीजन का आपका आता है 16, नोट करो जल्दी, फिर नेक्स्ट कंपाउंड पे आएंगे। देखो कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि जब हम लोग ना केमिकल फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो वहां पर एक पॉइंट आता है आपका कि जो केमिकल फॉर्मूला में टोटल चार्ज होता है उसको जीरो करना पड़ता है। टोटल चार्ज जीरो का मतलब क्या है, वहां पर पॉजिटिव, जो हमने बोला कि जो केमिकल फॉर्मूला उसका एक पॉजिटिव हाफ होता है, एक निगेटिव हाफ होता है। तो पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ में चार्जेस इक्वल होने चाहिए, समझ रहे हो? उनका जो आप बोलेंगे चार्ज तो ऑपोजिट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड या मान जो होता है आवेश का वो बराबर होता है, तो इसीलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं। जैसे कि आपने बोला यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, तो इसमें दोनों का जो आपका आवेश होगा, जिंक का पॉजिटिव में आएगा, ऑक्सीजन का निगेटिव में आएगा, तो दोनों इक्वल है, ठीक है ना, मान में, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जिंक ऑक्साइड के ऊपर पूरा चार्ज जीरो होगा, नेट चार्ज। जैसे NaCl की बात करते हैं तो Na पॉजिटिव, पॉजिटिव एक आवेश है पॉजिटिव में, और Cl निगेटिव एक ही आवेश है किसमें, निगेटिव में, तो +1 -1 तो कैंसिल, मतलब जीरो हो गया, कट गया ना, तो आपका NaCl पर टोटल चार्ज जीरो। तो टोटल नेट, नेट का मतलब होता है टोटल, नेट चार्ज जो होता है कंपाउंड पे वो जीरो होता है, चाहे आयनिक कंपाउंड बोल रहे हो या आप कोई भी कंपाउंड बोल रहे हैं। अगर आपको जनरली दिया गया है तो उसमें अगर अलग से चार्ज नहीं लिखा गया है, दैट मीन्स उसका नेट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा, समझ रहे हैं? चलिए, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक और कंपाउंड आता है आपका, लिखो K2CO3, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, CO3 आपका 2 निगेटिव होता है, तो इसमें एक K पॉजिटिव जुड़ेगा और दूसरा भी K पॉजिटिव जुड़ेगा, तो आपका क्या हो गया, K2, 2 K हो गया ना, K2CO3, ओके। देन इनका जो चार्ज है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए K2CO3 हो गया, ओके। इसका क्या निकालेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास, देखो वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट मास, तो वही आपको निकालना है। पोटेशियम का 39, तो 2 इंटू 39 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। अब कर लो, मल्टीप्लाई करिए पहले, फिर देन ऐड कीजिए। 48 है आपका, 10 कितना हो जाएगा, 58 और 2 60, और 60 और 70 आपका 130 और 130, ठीक है। एक और कंपाउंड है आपका CaCl2, यहाँ पर भी क्या है, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो Cl का एक निगेटिव और Cl का दूसरा निगेटिव, इसको बैलेंस करता है, ठीक है। कैल्शियम 40 एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू 2। चलिए, तो क्या क्या पढ़ा हमने, आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था। आणविक द्रव्यमान इस प्रकार से लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के जोड़ को या फिर योग को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई ही होता है, यानी कि जो भी आपने परमाणु द्रव्यमान की इकाई लिया है, जनरली आप यूनिफाइड मास लेते हैं, तो वही आपका जब टोटल करते हैं तो जो आणविक द्रव्यमान का मात्रक होगा वो भी यही आएगा। दूसरा, सूत्र इकाई द्रव्यमानों पर हम लोगों ने बात किया, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है, सेम ही है, बस ये किसके लिए यूज होगा, आयनिक यौगिकों के केस में आप इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया कि आयनिक यौगिकों के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या है, तो सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक क्या होते हैं, आयन होते हैं।
द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है उसको यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं, यानी कि आयनिक यौगिकों की बात हो रही है, ठीक है ना। अब आयन क्या है? आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश जैसे धनात्मक आयन या ऋणात्मक आयन अवश्य उपस्थित रहता है। ये कुछ धनावेशित आयन है आपके और कुछ यहाँ पर ऋणावेशित आयन बताए गए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आयन कैसे बनता है आपका, इसके बारे में आने वाले सेशन में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी ये समझ लीजिए कि कोई उदासीन परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा तब उस पर चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब भी चार्ज आएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उस पर धनावेश आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो उस पर धनावेश आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणावेश आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आने वाले सेशन में हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग सेशन में पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।